जरा सोचिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई अब पेंटिंग बना सकता है, स्केच कर सकता है, यहां तक कि ऐसी तस्वीरें बना सकता है जो असली फोटोग्राफ से अलग ही ना लगे। और ये सब बस कुछ ही सेकंड्स में। एक तरफ तो ये एक जबरदस्त टूल लगता है जो क्रिएटिविटी को हर किसी के लिए खोल रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये लाखों कलाकारों और डिजाइनरों की नौकरियों पर चलते हुए एक बुलडोजर जैसा भी दिखता है। पर असली कहानी इन दोनों बातों से कहीं ज्यादा बड़ी और पेचीदा है। आज की तारीख में एआई हर रोज 1 अरब से ज्यादा तस्वीरें बना रहा है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, 1 अरब हर एक दिन। और बस यही हैरान कर देने वाला आंकड़ा हमें सीधे एआई आर्ट इकोनॉमी के सबसे बड़े सवाल के बीच लाकर खड़ा कर देता है, जिसे आज हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम एक रचनात्मक क्रांति देख रहे हैं या फिर एक आर्थिक बुलडोजर? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस शोर शराबे से आगे की जो एआई को लेकर मचा है, क्योंकि ये जो धमाका हुआ है ना, ये कोई रातों रात नहीं हुआ। ये उस तकनीकी तरक्की का नतीजा है जो तूफानी रफ्तार से हुई है। कुछ साल पहले तक एआई से बनी तस्वीरें, आप जानते हैं, अजीब और धुंधली सी होती थी। फिर आए डिफ्यूजन मॉडल्स और अचानक एआई बनावट, रोशनी और स्टाइल जैसी चीजों को समझने लगा। मिडजर्नी और डैली 3 जैसे टूल्स के आने से तो हम ऐसी तस्वीरें बनाने लगे जो असलियत के बेहद करीब थीं। और देखते ही देखते 2024 तक हम रोज 1 अरब तस्वीरें बनाने का आंकड़ा पार कर चुके थे। मतलब जो तरक्की दशकों में होती, वो बस कुछ ही महीनों में सिमट कर रह गई। अब बात करते हैं नई क्रिएटिव इकोनॉमी की। चलिए समझते हैं कि इसका असल आर्थिक असर क्या हो रहा है। और इसकी शुरुआत इस बात से होती है कि क्रिएटिव काम करने का तरीका ही जड़ से बदल गया है। इस बदलाव को समझने के लिए एक शब्द है अनबंडलिंग। इसका सीधा सा मतलब यह है कि एआई अब किसी भी क्रिएटिव काम के बीच के थकाऊ और समय लेने वाले हिस्सों को खुद ब खुद कर लेता है। इससे इंसानों का फोकस सिर्फ 2 चीजों पर रह गया है, शुरुआत यानी आइडिया सोचना, और अंत यानी सबसे अच्छे काम को चुनना और उसे फाइनल टच देना। याद कीजिए, पहले एक डिजाइनर का काम कैसे होता था। रिसर्च और आइडिया से शुरुआत, फिर घंटों स्केच बनाना, उसके 10 वर्जन तैयार करना, फिर उसे लगातार सुधारते रहना, और तब जाके कहीं एक फाइनल काम तैयार होता था। कितना लंबा और मेहनत भरा सफर था ये। लेकिन अब उस पूरे प्रोसेस का जो बीच का हिस्सा था, जो सबसे ज्यादा समय लेता था, वो अब ऑटोमेट हो चुका है। स्केचिंग और दर्जनों वर्जन बनाने का काम अब एआई के हवाले है। और इसका सीधा असर पड़ रहा है नौकरियों पर। कई कंपनियां अब खुलकर ये बात मान रही हैं कि जहां पहले 4 से 6 जूनियर डिजाइनरों की एक टीम काम करती थी, अब उनकी जगह एक सीनियर डिजाइनर एआई टूल्स के साथ वो काम कर रहा है। इसका मतलब सबसे बड़ी चोट एंट्री लेवल की नौकरियों पर पड़ रही है। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े पेज पर, कॉपीराइट की जंग। ये पूरा का पूरा नया सिस्टम एक बहुत ही अस्थिर कानूनी और नैतिक जमीन पर खड़ा है, और इस सारी गड़बड़ी के केंद्र में एक ही शब्द है, कॉपीराइट। पहला और सबसे बड़ा सवाल, ट्रेनिंग का सवाल। क्या एआई का लाखों कॉपीराइट वाली तस्वीरों से सीखना और उन पर ट्रेन होना फेयर यूज है, या ये सीधी सीधी चोरी है? दूसरा सवाल, मालिकाना हक का। एआई से बनी तस्वीर का मालिक असल में कौन है? वो इंसान जिसने कमांड दिया, एआई बनाने वाली कंपनी, या फिर कोई भी नहीं? और तीसरा, शायद सबसे पेचीदा सवाल, स्टाइल का सवाल। क्या किसी एआई को एक कलाकार के अनोखे, निजी स्टाइल की हूबहू नकल करने की इजाजत होनी चाहिए? और जैसा कि हम सोच ही सकते हैं, इस पर पूरी दुनिया बटी हुई है। अमेरिका ट्रेनिंग की इजाजत देने की तरफ तो झुक रहा है, लेकिन स्टाइल की नकल पर रोक लगाना चाहता है। यूरोपियन यूनियन इस्तेमाल हुए डेटा पर पूरी पारदर्शिता की मांग कर रहा है। और चीन ने तो राजनीतिक जोखिमों से बचने के लिए बेहद सख्त नियम बना दिए हैं। कुल मिलाकर एक पूरी तरह से बिखरा हुआ कानूनी मंजर है। तो इन सब का क्रिएटिव प्रोफेशनल्स के लिए क्या मतलब है? बात नौकरियों के खत्म होने की उतनी नहीं है जितनी उनके पूरी तरह से बदल जाने की है। यहां ये बदलाव साफ दिखता है। एक तरफ बार बार किए जाने वाले प्रोडक्शन डिजाइन या स्टॉक फोटोग्राफी जैसे स्किल्स हैं जिनकी कीमत घट रही है। वहीं दूसरी तरफ हाई एंड क्रिएटिव डायरेक्शन, दुनियाएं गढ़ना और कहानी सुनाना और बेहतरीन चीजों को चुनने और निखारने की समझ यानी क्यूरेशन, इनकी मांग आसमान छू रही है। इस पूरी बात का निचोड़ इस एक लाइन में है। अब अहम सवाल ये नहीं है कि क्या आप ड्रॉ कर सकते हैं, बल्कि ये है कि क्या आप एक समझदार क्रिएटिव असिस्टेंट को निर्देश दे सकते हैं। और अब आते हैं आखिरी हिस्से पर, असली बदलाव। अगर हम सिर्फ इन टूल्स और स्किल्स पर ही ध्यान देते रह गए
तो हम इस कहानी का सबसे बड़ा हिस्सा देखने से चूक जाएंगे। असली कहानी सिर्फ ये टूल नहीं है, असली कहानी वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इसके चारों ओर खड़ा हो रहा है। जरा सोचिए, इस नए इकोसिस्टम में नए कॉपीराइट कानून हैं, नौकरियों की नई परिभाषाएं हैं, लाइसेंस देने के नए मॉडल हैं, क्रिएटिव काम के लिए नए बाजार हैं, और हाँ, ताकत के नए केंद्र भी बन रहे हैं। ये सिर्फ एक टूल का बदलाव नहीं है, ये पूरे सिस्टम का रीसेट है। और ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास पर लाता है। एक तरफ ये क्रिएटिविटी का लोकतंत्रीकरण है, मतलब पहली बार कोई भी जिसके पास सिर्फ एक आइडिया है वो कुछ भी बना सकता है। लेकिन दूसरी तरफ यही खुली पहुंच उन आर्थिक मॉडलों की जड़ें हिला रही हैं जो अब तक पेशेवर कलाकारों का सहारा थे। तो इस नई दुनिया में रास्ता कैसे बनाया जाए? आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें साफ हैं। पहला, एआई टूल्स को मुकाबला नहीं बल्कि एक सहयोगी समझकर अपनाना होगा। दूसरा, उन चीज़ों में माहिर होना होगा जो एआई आसानी से नहीं कर सकता, जैसे कि डायरेक्शन, स्ट्रैटेजी और गहरी समझ। तीसरा, एक ऐसा निजी स्टाइल बनाना होगा जिसकी नकल मुश्किल हो। और आखिर में लगातार बदलते कानूनी और नैतिक नियमों पर नज़र रखनी होगी। और ये याद रखना बेहद ज़रूरी है कि एआई आर्ट इकोनॉमी भविष्य की कोई साइंस फिक्शन कहानी नहीं है, ये यहीं इसी वक्त हो रहा है। तो टूल्स आ चुके हैं, अर्थव्यवस्था बदल रही है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या होगा, बल्कि सवाल ये है कि रचनात्मकता के इस अगले दौर को कौन लिखेगा। और जवाब बहुत सीधा है, वो जो इस बदलाव को सबसे तेजी से अपनाएगा।